जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। बात करेंगे आज की सबसे बड़ी अपडेट की, जहां पर आखिरकार जो होना था वही हुआ। दोस्तों, सत्यपाल मलिक को सीबीआई की ओर से समन भेजा गया है। बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला, इस मामले पर विपक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई है, इसके बारे में भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, इसके साथ में कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसे नेता को लगा दिया फोन की जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पूछे जा रहे हैं गंभीर सवाल। दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। और इसके साथ में 2019 के लोकसभा चुनाव में 37% वीवीपैट की मशीनों में खराबी को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से पूछे हैं 8 बड़े सवाल। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता के नामांकन रद्द कराने की हो रही थी बड़ी साजिश, आखिरकार साजिश को कर दिया गया है फ्लॉप। दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। और दिग्विजय सिंह बोले, हे महाकाल, कांग्रेस में दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। जिसके बाद सिंधिया की ओर से भी जवाब सामने आया है। दोस्तों, दोनों नेताओं में जमकर बहसबाजी देखने को मिल रही है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसके साथ में कर्नाटक के अंदर आखिरकार मुकाबला इतना ज्यादा टफ हो चुका है कि बीजेपी और जेडीएस के नेता एक दूसरे से भिड़ गए हैं। जमकर हाथापाई की खबरें भी सामने आ रही है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चौथी पास राजा वाली कहानी सुनाने वाले अरविंद केजरीवाल के वीडियो को चलाने से रोका गया है। बताएंगे बड़ा खुलासा क्या है, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक इस बार ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने नोटिस दिया है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने उन्हें नोटिस में सत्यपाल मलिक से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। सीबीआई सत्यपाल मलिक से इस महीने की 27 और 28 अप्रैल को पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सत्यपाल मलिक से अकबर रोड पर एक गेस्ट हाउस में पूछताछ की जा सकती है। हालांकि सीबीआई ने नोटिस और सत्यपाल मलिक से पूछताछ की खबरों को लेकर अभी कोई आधिकारिक स्पष्टता नहीं दी है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सत्यपाल मलिक से जम्मू कश्मीर में 2 परियोजनाओं में कथित अनियमितता से संबंधित मामले को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि आरएसएस के नेता से संबंधित एक व्यक्ति एक फाइल लेकर आया था और फाइल क्लियर करने के एवज में 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश कर रहा था। बाद में उन्होंने आरएसएस के उस नेता का नाम भी लिया, दोस्तों राम माधव का नाम लिया है। जिसके बाद राम माधव ने मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। ऐसे में सत्यपाल मलिक को जो पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है दोस्तों, इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आखिरकार प्रधानमंत्री से रहा नहीं गया, सत्यपाल मलिक जी ने देश के सामने उनकी कलाई खोल दी थी, अब सीबीआई ने मलिक को बुलाया है, ये तो होना ही था। एक चीज और होगी, गोदी मीडिया अब भी चुप्पी साधा रहेगा, लिख कर रख लीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों, सत्यपाल मलिक के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उस पर गोदी मीडिया में कहीं भी कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई थी और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने गोदी मीडिया को अपने निशाने पर लिया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट कर्नाटक से सामने आ रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेता ईश्वरप्पा से फोन पर बातचीत की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ईश्वरप्पा को फोन लगाया और फोन पर कहा कि आपने पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने आपसे बातचीत करने का फैसला लिया है। मोदी के द्वारा ये बातें कहने पर ईश्वरप्पा की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि हमारी पार्टी जरूर जीतेगी, आपका आशीर्वाद बना रहे। कुल मिलाकर दोस्तों, ईश्वरप्पा वही बीजेपी के नेता है जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। उनके पार्टी के अपने कार्यकर्ता ने 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था और उस कार्यकर्ता की आत्महत्या की खबरें भी सामने आई, जिसके बाद ईश्वरप्पा को इस्तीफा तक देना पड़ा था दोस्तों। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो फोन किया है, ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बोली, कहा कर्नाटक का जो बीजेपी का नेता 40% कमीशन लेता था, प्रधानमंत्री मोदी उसकी जी हजूरी कर रहे हैं, चुनाव जितवाने की गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने और भी कई सवाल खड़े किए हैं दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें कि ईश्वरप्पा ने दावा किया है कि बीएल संतोष ने उनको फोन करते हुए कहा था कि आप चुनावी राजनीति से अलग हट जाइए। दरअसल दोस्तों, बीएल संतोष बीजेपी के वही नेता हैं जिन पर सारे बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनको चुनाव से दूर करने या फिर राजनीति से संन्यास लेने का दबाव बना रहे हैं। यानी सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अलग करके अपनी पार्टी में स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। अब ये आरोप और ज्यादा पुख्ता हो गए हैं। साथ साथ दोस्तों, भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। यानी ये शब्द सत्यपाल मलिक ने कहा था। इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए भूपेश बघेल की ओर से भी तंज कसा गया है। कांग्रेस पार्टी के नेत्री सुप्रिया शिनेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लिखा कि पीएम मोदी, आपने भ्रष्ट ईश्वरप्पा को फोन करके बागी न होने के लिए कहा, लेकिन क्या अपने कार्यकर्ता संतोष पाटिल के परिवार से बात की जिसने 40% कमीशन के चलते आत्महत्या कर ली थी? आपके भ्रष्टाचार से कोई विशेष नफरत नहीं है, बल्कि 40% को आपका आशीर्वाद है। कुल मिलाकर दोस्तों, बीजेपी की सरकार को 40% की सरकार कहा जाता है और इसका मुख्य चेहरा ईश्वरप्पा थे, जो अब बीजेपी के सक्रिय राजनीति में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात होने के बाद ये मुद्दा काफी ज्यादा गंभीर हो गया। साथ डीके शिव कुमार से जब लिंगायत समुदाय के वोटों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो डैम था उसके दरवाजे खुल गए हैं और अब
सारा का सारा वोट हमारी तरफ आ गया है। कांग्रेस पार्टी के सागर में बीजेपी के डैम का पानी समा चुका है, जिस पर जवाब देते हुए बसवराज बोम्मई बोले, कहा डीके शिव कुमार एक ऐसे डैम की बात कर रहे हैं जो लिंगायत समुदाय के वोटों का है। आपको पता भी नहीं है कि आप किस भ्रम में जी रहे हैं। 2018 में आपकी सरकार ने बहुत कोशिश की थी लिंगायत समुदाय को बीजेपी से अलग करने की, लेकिन नहीं कर पाए। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी के कुएं के अंदर कोई पानी नहीं है, और जो स्टेटमेंट आपने दिया है मैं उसे लेकर आपको चैलेंज करता हूं। 13 तारीख को पता चल जाएगा कि किसके डैम का पानी निकला है और किसके सागर में जाकर सम्मिलित होगा। कुल मिलाकर दोस्तों राजनीति में अब जबरदस्त बहसबाजी देखने को मिल रही है। सच आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किए गए 37% वीवीपैट मशीनों में आई खराबी। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से पूछे हैं 8 गंभीर सवाल। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जिन मशीनों में खराबी पाई गई है उसकी संख्या 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई मशीनों की संख्या की 1/3 के लगभग थी, यानी 37% से अधिक थी। इससे 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के वोट प्रभावित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि एक ही सीरीज के सीरियल नंबर वाली हजारों मशीनों के खराब होने पर भी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने पूछा कि सरकार बताए कि वह क्या छुपाना चाहती है। चुनाव आयोग का पत्र जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 6.5 लाख वीवीपैट मशीनों को खराब पाया गया है और उन्हें मरम्मत के लिए निर्माताओं के पास भेजा गया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि वीवीपैट मशीन नवनीतम M3 प्रकार की है, जिन्हें पहली बार 2018 के चुनाव आयोग द्वारा लाया गया था और उसके बाद चुनाव में मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 2021 में चुनाव आयोग ने माना कि कुछ मशीनें खराब हैं। क्या इनका इस्तेमाल बाद के चुनाव में हुआ था? कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर 8 गंभीर सवाल पूछे हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कहा कि क्या चुनाव आयोग वीवीपैट मशीन में आ रही खराबियों की पहचान करने में सक्षम भी है? दूसरा सवाल ये पूछा गया कि यदि हाँ तो क्या चुनाव आयोग ने उन सभी खराबियों को ठीक कर दिया जिसकी पहचान हो गई थी? तीसरा सवाल ये पूछा गया कि जब संग्रह का आदेश 2021 में ही जारी हो चुका था तब वीवीपैट मशीनों की खराबी में सुधार और पहचान में देरी क्यों की गई? चौथा ये सवाल पूछा गया है कि क्या चुनाव आयोग उन सभी मशीनों की पहचान करने में सक्षम रहा है जिसमें खराबियों की सूचना दी गई? क्या सभी वीवीपैट मशीनों में खराबी की जाँच की गई थी? पांचवा ये सवाल पूछा गया है कि वीवीपैट मशीनों के लिए होने वाली प्रथम स्तर की जांच में खराबी का पता क्यों नहीं चला? क्या आयोग ने डीईओ और सीईओ से कोई रिपोर्ट मांगी जो इन मशीनों के प्रभारी थे जिन्हें खराब घोषित किया गया था? कुल मिलाकर दोस्तों और 2 सवाल पूछे गए हैं। ये 8 सवाल से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया जो कराई जाती है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी 150 सीटें जीतेगी और हम इतना ज्यादा बहुमत हासिल करेंगे जिसकी सरकार गिरा नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी तमाम कोशिश करने के बावजूद विफल हो जाएगी। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका में चुनाव से पहले बड़े बगावत से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी अब परिवारवाद को लेकर भी सवालों के घेरे में है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र समेत लगभग आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं के परिजनों को टिकट दिया है, जिसमें नेता ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ ये बड़ा मुद्दा बनाया है। दोस्तों दरअसल पार्टी ने जिन लोगों को मैदान में उतारा है जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नया माहौल बनाया जाए। परिवारवाद को लेकर जो प्रधानमंत्री टिप्पणियां करते हैं उसकी पोल खोली जाए। साथ साथ दोस्तों डीके शिव कुमार ने बड़ा दावा किया है कि जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया तो उनके संपत्ति के बारे में जो ब्यौरा उन्होंने चुनाव आयोग में सौंपा था तो उसको 5000 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। डीके शिव कुमार ने इसको साजिश बताते हुए कहा कि अचानक से 5000 लोगों ने मेरे आर्थिक दस्तावेज को क्यों डाउनलोड किया है? मुझे इसके पीछे साजिश की शंका हो रही थी और यही बड़ा कारण था कि उन्होंने अपने भाई डीके सुरेश को नामांकन भरवाया था ताकि अगर उनका नामांकन रद्द किया जाता है तो उनके भाई चुनावी मैदान में उतरे रहे। और बाद में दोस्तों अब जानकारी आई है कि डीके शिव कुमार के नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। साथ को बता दें कि मध्य प्रदेश में बोले दिग्विजय सिंह, कहा हे महाकाल कांग्रेस में दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। इन विधायकों को दिया गया 50 करोड़ रुपए का ऑफर। दिग्विजय सिंह के द्वारा मीडिया से बात करते हुए जो बातें कही गई है दोस्तों इस पर बुरी तरीके से भड़क गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह बोले, कहा हे महाकाल कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि जब कमलनाथ सरकार को गिराया गया तो उस समय राजा महाराजा बीजेपी के हाथों बिक गए। इस दौरान भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा था। पूर्व मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब विधायकों को बीजेपी ने 25 से 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा नहीं दिया। दिग्विजय सिंह एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस पर जवाब देते हुए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया कि हे महाकाल दिग्विजय सिंह जैसा देशद्रोही देश में कभी पैदा ना हो। तो कुल मिलाकर दोनों नेताओं के बीच में बहस जारी है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह के सवालों का जवाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दिग्विजय सिंह एक मंजे हुए
हुए नेता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र से आते हैं दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी को अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में अपनी स्थिति पुरानी स्थिति की तरह मजबूत करनी है तो दिग्विजय सिंह सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। और यही बड़ा कारण है कि दिग्विजय सिंह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरीके से पलटवार कर रहे हैं। बल्कि अन्य नेता भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनका सीधा निशाना दिग्विजय सिंह है और इसके पीछे बड़ा कारण आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। वहीं पर बीजेपी के मजबूत लिंगायत नेता माने जाने वाले जगदीश शेट्टार ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था और अब उन्होंने एक और बड़ी टिप्पणी की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैंने काफी अपमानित महसूस किया, मेरी वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया, जिस तरह से बीजेपी ने मेरे साथ व्यवहार किया वो स्वीकार्य योग्य नहीं था। मैं हुबली से 6 बार विधायक रहा हूं, अगर वो मुझे 1 हफ्ता या 15 दिन पहले भी बता देते कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा या किसी और को टिकट दिया जाएगा तो मैं चुनाव लड़ने की जिद नहीं करता, लेकिन जिस तरीके का दुर्व्यवहार मेरे साथ किया गया ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हुबली धारवाड़ से मैं बार बार चुनाव जीतता आया हूं और इस बार भी चुनावी मैदान में उतरूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने अपने आप को आत्मसम्मान वाला नेता बताते हुए मैदान में उतरने पर जस्टिफिकेशन देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ तो लड़ाई लड़ेंगे। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के प्री पोल सर्वे को लेकर डिटेल में जानकारी देते हुए लोक पोल की ओर से दावा किया गया है कि सेंट्रल कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। इसमें दावा किया गया है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण नुकसान हो रहा है। बीजेपी का कैडर लॉयल नेता और नॉन लॉयल नेता के बीच में डिवाइडेड है, यानी निष्ठावान कार्यकर्ता और गैर निष्ठावान कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी हावेरी के अंदर अच्छा खासा प्रभाव स्थापित कर रही है और क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है तो यहाँ पर टफ फाइट की सिचुएशन आ रही है। साथ साथ माइक्रो ओबीसी वोकली इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और लिंगायत समुदाय के वोटों में भी काफी ज्यादा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर लोक पोल की ओर से और भी विस्तार में जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि सेंट्रल कर्नाटका के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की सीटों में इजाफा होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम होंगी। साथ साथ दोस्तों केजरीवाल ने चौथी पास राजा की एक कहानी विधानसभा में सुनाई थी, आप लोगों को याद होगा। अब इस पर एक बड़ा खुलासा करते हुए अतुल चौरसिया बोले, कहा कम से कम 2 चैनलों के संपादक स्तर के लोगों ने कंफर्म किया है कि अरविंद केजरीवाल का कोई भी भाषण टीवी पर नहीं दिखाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। आखिर क्यों केजरीवाल की चौथी पास राजा की कहानी चैनलों से गायब हो गई? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा का सत्र बुलाते हुए चौथी पास राजा की एक कहानी सुनाई। दोस्तों चौथी पास राजा की कहानी में उन्होंने चाय बेचने वाले राजा के बारे में बताया, फर्जी डिग्री वाले राजा के बारे में बताया और किस तरीके से जीएसटी लागू कर दी राजा ने इसके बारे में बताया। और आप लोग समझ सकते हैं कि किसके बारे में ये बातें कही गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये कहानी किसी भी मीडिया कार्यक्रम में नहीं दिखाई गई है, जिसे लेकर दावे किए जा रहे हैं। अतुल चौरसिया जो पत्रकार हैं उन्होंने जानकारी दी है कि उनके पास जो अपडेट है उसके अनुसार सारे चैनलों को हिदायत दी गई थी कि चौथी पास राजा की कहानी ना सुनाई जाए। वहीं पर सीएम मुंबई को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी यासिर अहमद खान पठान को बनाया है, जो इससे पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों पार्टी ने इससे पूर्व यूसुफ सवानूर को मैदान में उतारा था। अब प्रत्याशी को बदलकर मैदान में दूसरा उम्मीदवार उतारा गया है। आपको बता दें कि जिस सीट से मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई चुनाव लड़ते हैं यानी शिवगांव की सीट से, वहां पर मतदाताओं का प्रतिशत कुछ इस प्रकार है। हिंदू मतदाता 73% है, जबकि 24% मुस्लिम मतदाता है। लगभग 0.08% ईसाई मतदाता है। दोस्तों साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर कौन है संजय राउत? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में अजीत पवार ने जो सवाल पूछा है इस पर पहले तो जुबानी जंग देखने को मिली, उसके बाद संजय राउत ने मामले पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को डिफेंड किया है और उन्होंने कहा कि अजीत दादा हमारे सबसे प्यारे नेताओं में से एक है, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है, हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और अजीत दादा तो ऐसे नेता है जिसका सम्मान सारे पार्टी के नेता करते हैं। तो कुल मिलाकर अजीत दादा को लेकर संजय राउत के बयान में कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों वहीं पर बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। कर्नाटका के अंदर 10 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्षेत्रीय दल जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जमकर पीटा है। जो जानकारी सामने आई है ये पूरा मामला कर्नाटका के तुमकुरू जिले से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने बताया कि ये घटना 20 अप्रैल को कर्नाटका के तुमकुरू जिले के हेगेर गांव में हुई, जहां पर जेडीएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में लड़ाई में 2 लोगों को घायल कर दिया गया। गुरुवार को मुबारक पाशा और नाजिर पाशा को जेडीएस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल होने के बाद पीटा। पार्टी के लोगों ने पीड़ितों पर डंडों और कांचों की बोतल से हमला किया। साथ साथ दोस्तों गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को फिर से तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 और पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीते 6 दिनों में 6 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जब गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो उससे पहले सूरत के अंदर नगर निगम के चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया था, अच्छे खासे पार्षद जीत कर आए थे और उसके बाद पार्टी को और ज्यादा बूस्ट मिला और पार्टी ने गुजरात में अपने प्रत्याशी उतारे और अच्छी खासी सीटें भी जीत ली, अच्छा खासा परसेंटेज वोट भी रहा था। लेकिन अब उनके पार्टी के पहले बड़े नेता को जेल में बंद किया
गया और अब नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा के बीजेपी गुजरात से आम आदमी पार्टी मुक्त करना चाहती है। शायद यही रणनीति है भाजपा की। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। खड़गे बोले, कहा ओबीसी वर्ग की दिखावटी भलाई के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं मंत्री जी। जातिगत जनगणना से फिर क्यों पीछे हटती है भारतीय जनता पार्टी? ये सुनिश्चित करे कि जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए जाए। शासक कर्नाटका के अंदर जनता दल सेकुलर को अपना समर्थन देगी केसीआर की पार्टी बीआरएस। केसीआर की पार्टी की ओर से कहा गया है कि कर्नाटका में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन जेडीएस पार्टी का समर्थन करेंगे। बड़ी बात यह है दोस्तों कि कर्नाटका के अंदर केसीआर की पार्टी का नाम मात्र भी समर्थन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जेडीएस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जेडीएस को इससे खुशी मिल जाए, लेकिन वोट मिलना काफी मुश्किल नजर आता है। सच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ के अंदर 2 नेताओं ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन। पीसीसी के अध्यक्ष ने गमछा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव करीब आते ही चुनाव से पहले नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के 2 नेता शिवनारायण द्विवेदी और पुष्पेंद्र परिहार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेसी गमछा पहनाकर दोनों नेताओं को पार्टी में प्रवेश दिलाया है। शिवनारायण द्विवेदी पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन जल्द ही बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए और वापस से अब कांग्रेस पार्टी में घर वापसी हो गई है। साथ साथ दोस्तों, मुस्लिमों के लिए आरक्षण खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाकर बीजेपी की कर्नाटका सरकार की जहां पर आलोचना की और कोर्ट ने कहा कि ओबीसी श्रेणी के तहत 4% आरक्षण वापस लेने का फैसला भ्रामक धारणाओं पर आधारित और अस्थिर नींव पर प्रतीत होता है। तो इसके बावजूद बीजेपी के लोग खुश हैं, क्योंकि अगर इस मामले पर ज्यादा बहस होगी तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। जनता के बीच मैसेज जाएगा कि मुस्लिम आरक्षण खत्म करके बीजेपी ने लिंगायत समुदाय और वोकलिगा समुदाय को 2-2% आरक्षण दिया है। हालांकि दोस्तों, समाज इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, बीजेपी को किस तरीके से जनता इस मामले पर देखेगी और कैसे ये 2 बड़े समाज वोट करेंगे, ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि मुस्लिम समाज का आरक्षण खत्म करके बीजेपी इसमें भी हिंदुत्व का एजेंडा ढूंढ रही है। साथ साथ मेरा नामांकन रद्द करने का प्रयास हो रहा था। डीके शिव कुमार ने फिर से इस मामले में जानकारी दी है। दोस्तों, इसी के साथ में आपको बता दें कि पटना के अंदर माफिया अतीक अहमद के समर्थन में लगे नारे। पटना जंक्शन के पास एक मस्जिद में नमाज के बाद अतीक अहमद अमर रहे के नारेबाजी की गई। जानकारी के अनुसार पटना जंक्शन के पास मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के बाद जब लोग निकल रहे थे, तब कुछ यूट्यूबर्स ने यूपी के अतीक अहमद और अशरफ के शूट आउट प्रकरण के मामले को लेकर इन लोगों से राय मांगी और जिसके बाद इस तरीके की नारेबाजी की गई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, साथ मध्य प्रदेश के अंदर आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर लगाया संरक्षण देने का आरोप। जांच की मांग की गई है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने सवाल किया है कि अनियमितता करने वाले अस्पतालों और इसे संरक्षण देने वाले अधिकारियों नेताओं पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। साफ है कि इस पूरे कार्यक्रम में अरबों रुपए के घोटाले को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों, साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपाल गुप्ता नंदी से जब ये सवाल पूछा गया कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुंह में घुसकर पूछोगे क्या, यानी मीडिया वालों को फटकार लगाते हुए बात कही गई है। इस पर सूर्य प्रताप सिंह बोले, कहा मुंह में घुसो या मुंह के बाहर, लेकिन 5 करोड़ की बात न करना, नाराज हो जाएंगे मंत्री जी। वॉशिंग मशीन से धुलकर बाहर निकले हैं क्या, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अतीक अहमद के परिवार ने 5 करोड़ रुपए लेने का आरोप मंत्री जी पर लगा रखा है और मंत्री जी की तस्वीर अतीक अहमद के साथ में सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। और इस पर अब जब सवाल पूछा गया है तो मंत्री जी काफी बुरी तरीके से भड़क भी गए हैं। साथ साथ दोस्तों, ज्ञानवापी में शिवलिंग वाली जगह पर ही होगा वजू। सॉलिसिटर जनरल ने ईदगाह को लेकर जब दिया लिखित में आश्वासन, तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने छोड़ा पीछा। जस्टिस नरसिम्हन ने कहा कि वजू के लिए बड़े टब मस्जिद परिसर के भीतर विवादित जगह पर रखवाए जाए। मेहता का कहना है कि 6 टबों का इंतजाम करा दिया गया है। जस्टिस ने उन्हें हिदायत देकर कहा है कि टब ही होने चाहिए, बाल्टियां नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आनाकानी कर रहे थे सरकार के वकील, जिस पर जस्टिस ने जमकर फटकार लगाई। तो मामले पर कह दिया गया है कि बिल्कुल ठीक से इंतजाम किया जाएगा, टबों का इंतजाम किया जाएगा। देखते हैं इस पूरे मामले पर जो वादा किया गया है उसका पालन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों, कोई ऐसा काम ना करे। दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नसीहत दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट को नसीहत देते हुए बड़ी बात कही है। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम न करे जिससे सरकार को नुकसान हो, और अगर ऐसा काम करेंगे तो इसे पार्टी विरोधी गतिविधियां ही माना जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, जिस तरीके से सचिन पायलट धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे अशोक गहलोत काफी नाराज है और पार्टी आला कमान भी स्पष्ट कर चुका है कि इस तरीके की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला को सस्पेंड कर सकती है कांग्रेस पार्टी। असम कांग्रेस ने गुरुवार को दत्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें बताने के लिए कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। दरअसल पार्टी की नेता पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला नेता को असम कांग्रेस निलंबित कर सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के
के अनुसार पार्टी इसके लिए अपना मन बना चुकी है। बता दें कि असम में पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व प्रमुख अंकिता दत्ता ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न और भेदभाव करने का आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी जांच में पाया है कि अंकिता दत्ता के द्वारा लगाए गए तमाम आरोप आधारहीन और राजनीति से प्रेरित है। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट है राजस्थान से जुड़ी हुई, जहां पर राजस्थान के अंदर निगम, बोर्ड और यूनिवर्सिटी के 1 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से यह जानकारी दी गई है। अगर आप लोग को खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। और सत्यपाल मलिक को दिए गए समन पर आपकी जो भी राय हो लिखिएगा जरूर दोस्तों। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने इस पर जानकारी देते हुए कहा है कि सीबीआई ने मुझसे दिल्ली के ऑफिस में क्लैरिफिकेशन देने के लिए कहा है। इंश्योरेंस स्कैम मामले पर 27 और 28 तारीख को मुझे बुलाया गया है। सत्यपाल मलिक ने जो भी जानकारी आई है उसके अनुसार खुद जानकारी दी है। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।